अगर आप एयर पॉल्यूशन से कैंसरस की बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन कैंसर इज लंग कैंसर। दूसरा कैंसर जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्लैडर का कैंसर, यूरोजेनाइटल कैंसर। तीसरे जो कैंसर की बात करूंगा वो हिमेटोलॉजिकल कैंसर। और कुछ कैंसर हैं जैसे हेड एंड नेक कैंसर, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे कैंसर डायरेक्टली लिंक है आपके पॉल्यूशन को। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू गांव कैफे। गांव कनेक्शन के गांव कैफे में आप सभी का स्वागत है। कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही शायद हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, और शायद ही हम में से कोई भी ऐसा इंसान होगा जो किसी कैंसर पेशेंट को नहीं जानता होगा, या किसी ऐसे इंसान को नहीं जानता होगा जिसके घर परिवार में कोई ना कोई कैंसर का शिकार हुआ हो या उसकी लड़ाई से जीता भी हो। तो आज के गांव कैफे के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, और वो है कैंसर केयर का जो है पिछले 1.5 साल में जो महामारी हमारे देश में कोविड की चल रही है 2020 से, उसकी क्या स्थिति रही है। और इस विषय की जानकारी पे हम और चर्चा करेंगे डॉक्टर अभिषेक शंकर से। डॉक्टर अभिषेक जो हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, एम्स पटना, बिहार से। डॉक्टर अभिषेक, आपका स्वागत है गांव कैफे में। थैंक यू सो मच। हाँ, डॉक्टर अभिषेक का जो है मैं थोड़ी सी जानकारी दर्शकों को और देना चाहती हूँ। वो फाउंडर सेक्रेटरी हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी के। 2012 से 2019 तक एम्स दिल्ली में वो काम कर चुके हैं। काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं उन्होंने। और उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है क्लिनिकल एंड रिसर्च को लेके वो है कम्युनिटी बेस्ड कैंसर प्रिवेंशन, कैंसर स्क्रीनिंग, कैंसर पॉलिसी, टबैको कंट्रोल एंड स्मोकिंग सेसेशन। कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो डॉक्टर अभिषेक, आपसे हम शुरू में जानना चाहेंगे, जो पिछले साल से जो ये कोविड का पेंडेमिक चला है, उसमें जो है कैंसर पेशेंट्स के लिए और जो डॉक्टर्स इस कैंसर के साथ में जुड़े हुए हैं ट्रीटमेंट को, किस किस तरह की मुश्किलें आप लोगों के सामने आई हैं? मैं कहूँगा कि कैंसर के अलावा कोविड ने ज़िंदगी के सारे पहलुओं को पे गहरा प्रहार किया है और कैंसर केयर उससे अछूता नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कैंसर केयर सबको मालूम है, जब आप किसी को कैंसर होता है, तो वो दिल्ली, मुंबई और बड़े-बड़े शहरों में बैठे हुए लोगों से, जिनको वो जानते हैं, उम्मीद लगाते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो कैंसर केयर है, वो केवल बड़ों शहरों तक लिमिट हो गया है, वहीं पे कैंसर ट्रीटमेंट होता है। और इस पैंडेमिक के दौरान सबको पता है कि लॉकडाउन में आपका घर से निकलना मुश्किल था, ट्रैवल की व्यवस्था नहीं थी, सारे होटल्स बंद थे, आप कहाँ रहेंगे? इवन आप अपने रिश्तेदारों से परहेज़ कर रहे थे, लोग कहीं निकल नहीं रहे थे, क्योंकि जो इस बीमारी के बारे में पता चला कि ये लंग डिज़ीज़ है, जो कुछ लोगों को मतलब गंभीर रूप से प्रहार करती है और लोगों को हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता है। और कैंसर केयर के बारे में बहुत कुछ कम मालूम था। मतलब जैसे ही वुहान के बाद ये दिसंबर 2019 में ये कोविड-19 जिसके कारण इसको कहते हैं, पता चला, तो लोग बाकी चीज़ें मैनेजमेंट सोच रहे थे। जब मार्च 2020 में हम लोगों ने पहला पेपर लिखा कि कोविड के दौरान कैंसर केयर कैसा होना चाहिए, और मतलब आई फील सो हैप्पी कि उस समय कोई भी गाइडेंस ऐसा था नहीं। प्रॉब्लम थी कि कैंसर के बारे में कहा गया शुरुआती रिपोर्ट में कि कैंसर केयर ज़्यादा इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। अगर उनको इन्फेक्शन हुआ तो उनके सीरियस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस तरह की रिपोर्ट में जब पेशेंट को, और आपको पता है कि कैंसर में आपको हॉस्पिटल बार-बार जाना पड़ता है। उस स्थिति में जब हम पेशेंट को खुद ही बताते थे कि देखो आप अपना इलाज नियमित रूप से कराओ, गैप करोगे तो आपको ना कैंसर फिर से वापस आ जाएगा या बिल्कुल ठीक नहीं होगा। उस परिस्थिति में एक बहुत भयंकर डायलेमा था। डॉक्टर्स को नहीं मालूम कि पेशेंट को क्या एडवाइस करें, पेशेंट को नहीं मालूम कि उनका ट्रीटमेंट, उनके दिमाग में रहता था कि अरे अगर डिले हुआ तो शायद हम बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएँगे। उस शुरुआती दिनों में पूरा का पूरा कैंसर केयर ठप था, जो 2 ढाई महीने लॉकडाउन के रहे। उस स्थिति में एज़ अ डॉक्टर हमने लोगों को काउंसल करने का काम किया, बिकॉज़ आप ट्रीटमेंट के तौर पे ऑनलाइन ट्रीटमेंट, टेलीमेडिसिन एक नया तरीके से लोगों से पहुँचने का, डॉक्टर और पेशेंट को बातचीत करने का नया तरीका अडॉप्ट हुआ, पहले से था बट
उस समय लोगों को फ़ोर्सफुल मतलब फ़ोर्सली यूज़ करना पड़ा बिकॉज़ और कोई तरीका नहीं था। बट बिल्कुल। ट्रीटमेंट के नाम पे बहुत सारे ओरल थेरेपी के लिए हमने कहा, कई लोग को डिले कर सकते थे। बट अनफॉर्च्यूनेटली ये पूरी ज़िम्मेवारी के साथ कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो कि रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में बिकॉज़ उनको एक्सेस नहीं था ट्रीटमेंट फैसिलिटी के लिए, ट्रीटमेंट फैसिलिटी कोविड के लिए काम कर रही थी। बहुत सारे कैंसर सेंटर्स कोविड सेंटर में बदल गए बिकॉज़ वो सबसे बड़ी प्राथमिकता थी जी, हेल्थ सिस्टम के लिए। सो बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही सफ़र किया कैंसर पेशेंट ने। डॉक्टरों के पास हेल्पलेसनेस थी, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे बट ओवरऑल धीरे-धीरे स्थितियाँ बदलीं, नई-नई गाइडलाइन आई और ये कहा गया कि ऐसा नहीं है कि कैंसर पेशेंट जो हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं इन्फेक्शन के लिए या उनमें आउटकम खराब है और अब वी हैव गाइडलाइंस 1.5 सालों में जैसे कोविड-19 को लेके हमने बहुत सारी तरक्की करी है और बहुत सारे ड्रग्स आए हैं, अब वैक्सीन है। उसी तरह मैं कह सकता हूँ कि कैंसर केयर ड्यूरिंग कोविड-19 अब आई थिंक ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। सारे जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है, मास्क पहनना है, आरटी-पीसीआर पहले से कराना है, सो आप हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकें और कैंसर का इलाज जो कि बहुत एसेंशियल है, वो चालू रख सकें ताकि पेशेंट को मौका मिले कि वो अपनी ज़िंदगी कैंसर से बचा सकें और सबको ये मौका हर एक डॉक्टर को देना चाहिए और अब हम बहुत पहले से ज़्यादा तैयार हैं और कैंसर केयर बिना इंटरप्शन के अब चल रहा है, नाउ देयर इज़ नो इश्यू। सो हमने इसके अलग-अलग फ़ेजेज़ को देखा जैसे कोविड-19 के एंड प्रोबेबली वो टफ होता है बीच में भी जब पीक पे था तो लोगों ने खुद ही अवॉइड किया और जो लोग बट एक अच्छी बात ये हुई कि जो हुँ, हुँ। लोग दूर जाते थे ट्रीटमेंट कराने, उनको ना अपने पास के सिस्टम पे विश्वास करना सिखाया बिकॉज़ उनके पास ऑप्शन नहीं था। और इंडिया की बात छोड़ें अगर आप दुबई एक जगह है, जहाँ लोग जी, अमेरिका और यूके जाते हैं, बट उन लोग के लिए सबसे अच्छी बात क्या हुई इस पैंडेमिक के दौरान जो बाहर नहीं जा पाएँ, उन्होंने अपने सिस्टम पे विश्वास करना सीखा और उनको लगा कि नहीं ये तो यहाँ भी हो सकता है। सो बहुत सारे स्टेट में जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैंसर केयर है, कीमोथेरेपी की व्यवस्था है, उन लोगों ने उस सिस्टम पे विश्वास किया। तो ये पॉज़िटिव साइड था कि लोग जो जी। कभी-कभी लोग उठ के चले आते हैं, अपने आस-पास की चीज़ों को इग्नोर करते हैं। सो दिस पैंडेमिक हैज़ उनको सिखाया कि अपने सिस्टम पे ट्रस्ट कैसे करना है। 2 चीज़ें डॉक्टर अभिषेक हम आपसे जानना चाहेंगे। एक तो ये जो आपने बात करी अभी वैक्सीन की भी, कोविड वैक्सीन जो है कैंसर पेशेंट्स ले सकते हैं? बिल्कुल क्या ले मतलब सकते उस हैं। मुझे ओके, लगता है सारे पेशेंट के लिए आप जब भी ऐसी कोई डायलेमा हो, सारे कैंसर पेशेंट जो कीमोथेरेपी पे हो या फिर सर्जरी के लिए प्लान्ड हो, रेडियोथेरेपी में हो, वो सारे पेशेंट बिना किसी हिचक के कोविड वैक्सीन ले सकते हैं। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे साइटोटॉक्सिक टॉक्सिक ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट हैं, वहाँ पे गाइडलाइन है कुछ दिन डिले करने का। जो भी आपके ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनसे सलाह-मशविरा करके अगर वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो ज़रूर लगवाएँ। डॉक्टर अभिषेक एक और चीज़ आप क्योंकि हम गाँव कनेक्शन में जो है रूरल इंडिया की बात करते हैं हुँ, और पूरे पैंडेमिक में जो है हम लोगों ने भी हमारे रिपोर्टर्स ने भी बहुत रूरल इंडिया में ट्रैवल करके अलग-अलग हेल्थ एस्पेक्ट्स को देखा है और जो देख के सामने आया है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रूरल इंडिया में बहुत ही खराब स्थिति में है और पैंडेमिक में जो है वो और भी ज़्यादा दिख के सामने आया है कि लोग जो हैं चाहे वो पीएचसी हो या सीएचसी में जाने को तैयार नहीं है, एक अलग डर सा बैठ गया है और कैंसर केयर को लेके जो है हमारा क्या कारण है कि सब हम सिर्फ शहरों की तरफ ही कैंसर का जो है सेटअप हेल्थ केयर का कर पाए हैं ग्रामीण भागों में हम क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी आप ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज बनवा दें, कैंसर सेंटर बनवा दें, बट बात आती है ना ह्यूमन रिसोर्स की। मतलब कोई भी जो पढ़ा-लिखा डॉक्टर है या जो स्पेशलिस्ट है, दे ऑलवेज़ लुक फॉर अ बेटर ऑप्शन और शहरों में जहाँ पे एक आपको दिनचर्या की चीज़ें मिलती है या लिविंग स्टैंडर्ड सब लोग को चाहिए। सो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। ये बहुत सारे जो नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, एम्स इंस्टीट्यूशन बने हैं, वहाँ स्टिल सुपर स्पेशलिटी में बहुत बड़ा चैलेंज है अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करना। बिकॉज़ आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और पिछले कुछ सालों में कैंसर सेंटर बने तो हैं, बट मैं कहूँगा कि वो प्राइवेट सेंटर्स ज़्यादा बने हैं। सो लोगों के पास ऑप्शंस बहुत है और आप किसी को
इस चीज़ों में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सो एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन चॉइस। सो प्रोबेबली आप अगर अस्पताल बना भी दें, बट हाँ, आपकी एक बात सही है कि प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, और वो बहुत ही खराब स्थिति में है। हम बातें तो बहुत करते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसमें ये सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, और आप लिटरली कुछ-कुछ स्टेट्स के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को अगर आप देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ एक भी समझदार आदमी जिसके पास एक्सेस हो किसी भी अच्छी जगह का, वो वहाँ पे अपना इलाज कराने जाएँगे। वहाँ बेसिक फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे तो एवरीबॉडी नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है। सो और पीएचसी उस मामले में स्ट्रेंथन नहीं हुए हैं, और उस लेवल पे पोस्ट पैंडेमिक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो आयुष्मान भारत स्कीम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो लोगों में एंथुसियाज़्म थोड़ा-सा आया है कि वो आगे आने वाले समय में चीज़ें बेहतर करने के लिए काम करेगी। बट अभी भी इट इज़ हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। पैंडेमिक ने थोड़ा उस पूरी प्लानिंग को थोड़ा-सा अफ़ेक्ट किया है। सो आगे आने वाले समय में जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और आयुष्मान भारत है, प्रोबेबली इन सब चीज़ों को स्ट्रेंथन करेगी। आई एम होपफुल। बट अभी फ़िलहाल की स्थिति में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, एक्सेप्ट कुछ साउथ के राज्य हैं, कुछ जहाँ पे चीज़ें बेहतर हैं, बट ओवरऑल अभी भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो है, उसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। हुँ, डॉक्टर अभिषेक, अगर हम लोग कैंसर की बात करें तो काफ़ी दफ़ा सब लोग कहते हैं कैंसर बहुत बढ़ रहा है, हर अगले इंसान को सुनो कैंसर हुआ, कैंसर हुआ, कैंसर हुआ। एज़ अ डॉक्टर आपको लगता है कि देश में हमारे कैंसर जो है बड़ा है? किस तरह का कैंसर है जो बड़ा है? कोई कहता है हम ओरल कैंसर की कैपिटल है वर्ल्ड की। आपके हिसाब से क्या है? देखिए, कैंसर इंसिडेंस जो है हर एक साल बढ़ रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो हमारी लॉन्गेविटी बढ़ी है, ठीक है? आज़ादी के समय भारत में जो हमारी लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी थी वो 31 साल थी। अब भारत की लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी करीब-करीब 70 साल है। सो ये बहुत, और क्रोनिक कोई भी चीज़ों से एक्सपोज़ होते हैं और लंबे समय तक आपका एक्सपोज़र रहता है, तो कैंसर और अदर एनसीडी के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है? लंबा एक्सपोज़र है। तो वो एक रीज़न है। लोगों में थोड़ी जागरूकता बढ़ी है कि आपको प्रॉब्लम हो, अस्पताल पहले से बेहतर हुए हैं। दिल्ली में आप देखेंगे कि अ, हर एक महीने एक नया अस्पताल खुलता है, तो लोगों को एक्सेस बढ़ा है। बट हाँ, वो इक्विटेबल नहीं है। डिस्पैरिटी है कि रूरल एरिया में उस अनुपात में अस्पताल नहीं बढ़े हैं। अर्बन एरिया में बिकॉज़ वो एक अच्छा सेंटर है जहाँ लोग माइग्रेट होके आते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उस हिसाब से बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है स्क्रीनिंग लोग कराते हैं आज के दिन में। सो बहुत सारे ऐसे रीज़न को मिला के अब कैंसर जो इंसिडेंस है हर एक साल, वो बढ़ा है, और आज के दिन में 1 साल में 14 लाख नए कैंसर मरीज़ जो हैं इंडिया में आते हैं 1 साल में, और प्रेवलेंस जो कि एक समय पे 42 लाख करीब-करीब कैंसर पेशेंट या तो ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं या उससे ठीक होके अपनी जीवन यापन कर रहे होते हैं, तो प्रेवलेंस 42 लैक्स है। प्रॉब्लम है मोर्टेलिटी की, बिकॉज़ ऑलमोस्ट मुझे लगता है 8 लाख के करीब कैंसर पेशेंट की डेथ होती है हर 1 साल, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे जो कैंसर पेशेंट हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं। क्योंकि हमें चीज़ों को इग्नोर करने की आदत है, और आज के इस वर्ल्ड में हमारा फ़ेसबुक एक दिन नहीं चला, ट्विटर नहीं चला, तो हम शायद रात को हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर हमें पेट दर्द हो और अगर हेडेक हो, तो शायद जब तक कि वो सीरियस ना हो, क्योंकि हमें हमारे सोशल सिस्टम पे बहुत भरोसा है। हमें पता है कि जब भी हम सीरियस होंगे, 5 आदमी हमें लाद के अस्पताल ज़रूर पहुँचाएगा। चले जाइए। बट ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। आप देखते होंगे, सुनते होंगे, बहुत सारे लोग जो यू नो न को कम समय में हार्ट अटैक होता है, तो यू नीड टू प्रैक्टिस द हेल्दी थिंग्स इन डे टू डे लाइफ, एंड यू शुड ट्राई एट लीस्ट। रही बात कैंसर की, तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो इंडिया में उसका इंसिडेंस बढ़ा है, बिकॉज़ ऑफ वन ऑफ द फैक्टर इज़ जो ग्लोबलाइज़ेशन है, वे जो उन लोगों को रिस्क होता है ज़्यादा जो कि एफ्लुएंट फैमिली से होते हैं, ठीक है? और दूसरा सर्विकल कैंसर, पहले सबसे ज़्यादा महिलाओं में जो सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर था सर्विकल कैंसर है था, अब वो ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। लंग कैंसर के इंसिडेंस बढ़ रहे हैं। एक्सेस जी। यूज़ ऑफ टोबैको, स्मोकिंग, और दूसरा जो कारण है जिससे हम आप सभी लोग जूझ रहे होते हैं, जो विश्व के जो प्रमुख शहर हैं जहाँ पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, इंडिया के हैं वो। सो दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आपका जो रिस्क है लंग कैंसर के लिए,
वो बाकी उन शहरों से ज़्यादा होगा जहाँ की हवा स्वच्छ है। सो लंग कैंसर बढ़ा है। पिछले कुछ समय में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की बात करूँगा, एसोफेजियल कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, ये सब के केसेस बढ़े हैं, कोलोरेक्टल कैंसर बढ़ा है। और एक कैंसर जो एजिंग से रिलेटेड है, जैसे-जैसे आपकी पॉपुलेशन एज्ड होगी, उस कैंसर का रिस्क बढ़ता है, जो कि आपके एज के साथ रिलेटेड होता है, जो प्रोस्टेट कैंसर है। सो इन कैंसर्स के वो बढ़े हैं और ओवरऑल मैं कहूँगा कि हर एक साल कैंसर इंसिडेंस इज़ ऑन राइज़, ये बढ़ रहा है। जी। और इसका जो है आप कह रहे हैं 8 लाख लोग एक साल में कैंसर से मौत होती है उनकी। हाँ, हाँ जी। और 14 लाख आप कह रहे हैं नए केसेस आते हैं हर साल हाँ, हमारे नए देश में कैंसर कैंसर के। डायग्नोस होते हैं। जी। अ, डॉक्टर अभिषेक, अगर इसमें हम बात करें कि आप जैसे कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट का भी एक रोल है कैंसर में। अगर बिल्कुल। हम जेनेटिक्स की बात करें तो ये एनवायरनमेंट का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जिसके कारण कि देखिए, कैंसर देश में बढ़ रहा है। मतलब मैं वही कहूँगा कि जेनेटिक्स जो है ना, इम्पोर्टेंट है। बट इंडिया में देखिए जेनेटिक्स एक ड्रिवन चीज़ है, वो कॉस्ट ड्रिवन चीज़ है कि जेनेटिक टेस्ट करा लें आप, ठीक है, इन मेनी मेनी ऑफ द पेशेंट इट्स इम्पोर्टेंट। बट हम ना कभी भी सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स जो कि कैंसर के लिए इम्पोर्टेंट है, हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। सबको पता है कि 40% इंडिया ऑलमोस्ट 30% कैंसर जो इंडिया में है वो टोबैको रिलेटेड है। आप जानते हैं कि टोबैकोस के लिए आपने कभी भी एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखा है? जंतर मंतर दिल्ली में बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट होता है, बट मुझे याद नहीं है कि कभी किसी ने टोबैको के लिए एंटी टोबैको प्रोटेस्ट किया हो जंतर मंतर पे। सो हमारी ये चीज़ है, हमें उन चीज़ों के लिए जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। इन्फेक्शन के कारण बहुत सारे कैंसर्स होते हैं। सो उसके लिए हमें मतलब चीज़ों को आगे बढ़ के काम करने की ज़रूरत है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ अवेयरनेस। वी नो द 60% कॉजेज़ वी नो, बट जी। एनवायरनमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? नाउअडेज़ एनीबॉडी कैन से। मैं लंग कैंसर का एग्ज़ाम्पल लूँगा। पहले मोस्ट कॉमन कैंसर सिगरेट स्मोकिंग को माना जाता था। अब के दिन में वो जो प्रोपोर्शन है इंडिया जैसे कंट्री में घट रहा है। अब वो 80 टू 85% हो गया है, जो कि और बाकी जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए हैं। अगर आप एयर पॉल्यूशन से कैंसरस की बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन कैंसर इज़ लंग कैंसर। दूसरा कैंसर जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्लैडर का कैंसर, यूरोजेनिटल कैंसर। तीसरे जो कैंसर की बात करूँगा वो हेमेटोलॉजिकल कैंसर और कुछ कैंसर हैं जैसे हेड एंड नेक कैंसर, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे कैंसर डायरेक्टली लिंक है आपके पॉल्यूशन के। जहाँ-जहाँ लोग इन पॉल्यूटेड एरिया में रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे विल हैव मोर रिस्क। और इसका ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स भी है, लाइक जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। आप देखिए कि ये स्टडी है कि जो लोग एक सुपरवाइज़र के ऊपर लेवल के नीचे लेवल पे काम करते हैं, उनका रिस्क लंग कैंसर के लिए ज़्यादा है, जो लोग ज़्यादा समय बिताते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। रही बात ट्रैफिक पुलिस विल बी मोर एक्सपोज्ड टू द डस्ट एंड एवरीथिंग एंड दे विल हैव द मोर रिस्क फॉर कैंसर। सो आपके ऑक्यूपेशन से बहुत बहुत जुड़ा हुआ है। सो ऑक्यूपेशन आपका एनवायरनमेंट तय करता है और अगर आप उस एनवायरनमेंट से एक्सपोज होते हैं तो आगे आने वाले समय में आप कैंसर के लिए आपका जो रिलेटिव रिस्क है वो ज़्यादा होगा। मतलब आप कह रहे हैं ब्लैडर कैंसर भी जो है वो भी एयर पोल्यूशन से लिंक्ड है। नहीं, ब्लॉ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल से पोल्यूशन। मिठाई और ऑल चीज़ों से लेके उनसे वो लिंक होता है, ठीक है? जी। जो रबर एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, डाई इंडस्ट्री में काम करते हैं उनसे। राइट। राइट। अच्छा डॉक्टर अभिषेक, इसमें जो है कहते हैं कि कैंसर स्क्रीनिंग की बात हो रही है अभी, और पीछे भी चल रहा था हुँ, कि महिलाओं की भी हम लोग कैंसर स्क्रीनिंग करें, चाहे वो ब्रेस्ट का हो, सर्विकल कैंसर हो। काफी लोग उस पे ये भी आपत्ति उठाते हैं कि हम स्क्रीनिंग तो कर लें और हम उन महिलाओं को अगर आइडेंटिफाई भी कर लें, अगर हम उनको कैंसर केयर ना प्रोवाइड कर सकें तो कहीं ना कहीं ये एक सही नहीं है कि हम उनको बता तो दें आप देखिए आपको कैंसर है, पर फिर हम उनको केयर ना दे सके। तो आप इस कैंसर स्क्रीनिंग पे क्या कहेंगे देखिए कि ये हमको मास एथिकल स्क्रीनिंग करनी कंसर्न चाहिए है। नहीं? हाँ, नहीं, हम्म, आपको स्क्रीनिंग ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि देखिए इंडिया में कोई भी चीज़ है 100% तो है नहीं। इवन आप 100% लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा और कपड़े नहीं मिल रहे। सो आप 100% की बात किसी भी कंट्री में करना बिल्कुल लाज़मी नहीं है। सो रही बात साइंस की, स्क्रीनिंग जो लोग कर सकते हैं एज स्पेसिफिक आपको ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है? और मुझे लगता है कि ये आप
आपको कैंसर को अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करता है। और रही बात कि कैंसर आप स्क्रीनिंग करें, कैंप लगाएँ, तो ये एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि अगर कोई पेशेंट को कैंसर डायग्नोस होता है, सो आपको उसके ट्रीटमेंट का सही से इंतज़ाम करना चाहिए। ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बहुत बड़ा एथिकल डायलेमा भी है। सो इंडिया के हिसाब से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं कि लोगों को अवेयर कीजिए। जो रिस्क फैक्टर्स हैं, टोबैको, टोबैको के लिए आपको अवेयरनेस सबसे बड़ा टूल है। अगर कोई टोबैको होता है, बिहेवियरल थेरेपी की ज़रूरत होती है। दूसरी बात है कि बहुत सारे जैसे सर्विकल कैंसर, अगर आपने स्क्रीन किया और अगर अर्ली स्टेज कैंसर है, तो आज के दिन में स्क्रीन एंड ट्रीट कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जहाँ स्क्रीनिंग के बाद आपका जो ट्रीटमेंट है, यू डोंट नीड टू कंसल्ट वेरियस स्पेशलिटी ऑफ ऑन्कोलॉजी। आपका काम एक जगह पे हो जाएगा, जो स्क्रीन करेंगे और उसको ट्रीट करेंगे। सो आपका ये जो रिसोर्स है वो भी बचेगा और आपको शायद ज़्यादा भागा-दौड़ी भी नहीं करनी पड़ेगी। बट यस, और मैं ये बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्रेमवर्क है स्क्रीनिंग के लिए, कॉमन कैंसर्स के लिए। इंडिया में हम 3 कैंसर्स को कॉमन कैंसर्स की कैटेगरी में रखते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर और ओरल कैंसर, और हर एक के लिए डिस्ट्रिक्ट बेस्ड प्रोग्राम है जहाँ पे स्क्रीनिंग मोडालिटी है। वो लोग ओरल कैंसर को ओरल विजुअल एग्जामिनेशन से स्क्रीन करते हैं, सर्विकल कैंसर को विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड से करते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर को ब्रेस्ट क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को ये 30 टू 65 ईयर्स के लिए होता है, और हर एक 5 साल में एक बार स्क्रीनिंग करानी होती है। ये गवर्नमेंट का जो है ये गाइडलाइन जो है, फ्रेमवर्क, वो प्लेस पे है और बहुत सारे स्टेट ये कैंसर स्क्रीनिंग कर भी रहे हैं। सो मुझे लगता है कि जितने लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग कैंसर स्क्रीनिंग करा सकते हैं, क्योंकि अफ़सोस इस बात का है कि जो लोग कैंसर स्क्रीनिंग के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हो, दे कैन ईज़िली टैकल दोज़ प्रॉब्लम, बट वो लोग भी स्क्रीनिंग नहीं कराते हैं। दूसरा बात वैक्सीनेशन का है, उसके लिए बहुत बड़ी डायलेमा है, जो कि एक अलग प्रिवेंशन का मेथड है, जो कि सर्विकल कैंसर के लिए, हेपेटोसेलुलर का लिवर कैंसर के लिए। तो जो लोग वैक्सीन एलिजिबल हैं, आप प्लीज़ जाके वैक्सीन लगवाइए। At least it gives protection against few of the cancers like एचपीवी का अगर वैक्सीन लगाएंगे तो एक तो सर्विकल कैंसर हो गया, वल्वल कैंसर हो गया, वेजाइनल कैंसर हो गया, एनल कैनाल कैंसर हो गया, इन सब के लिए आपको ये प्रोटेक्शन देता है। और अगर आप जैसे सब लोग हेपेटाइटिस का लगाते हैं, वो आपको लिवर कैंसर के लिए को प्रिवेंट करता है। सो मुझे लगता है जो लोग एलिजिबल हैं एज स्पेसिफिक और जो लोग करवा सकते हैं, उनको स्क्रीनिंग ज़रूर करवानी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा मौका है, जो आपको मौका देता है कि कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकें और सही इलाज करा के उसको क्योर कर सकें। इसके अलावा डॉक्टर अभिषेक, सेकंड लास्ट मेरा सवाल आपसे यही है कि काफ़ी बार रूरल इंडिया में क्या होता है, ये कैंसर हो गए, बड़ी-बड़ी बीमारियों से डेथ बहुत बढ़ जाता है रूरल इंडिया में, क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है, लोग ज़मीन बेच देते हैं। तो उ उस इस सिचुएशन को, कैंसर केयर को हम अफोर्डेबल कैसे बना सकते हैं ग्रामीण भारत के लिए? देखिए मैम, जो रूरल पार्ट के लोग हैं ना, उनकी ज़िंदगी की पहली 10 समस्याओं में कैंसर है नहीं। वो ज़िंदगी डेली जीते हैं और अगले दिन से फिर से इसको जीने की कोशिश करते हैं। सो कैंसर एक बीमारी है जिसमें अगर आपके पास पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो प्रोबेबली आप इस बीमारी से लड़ नहीं सकते हैं। और मुझे लगता है अभी रूरल पार्ट के लिए मैं कहूँगा मल्टी डिसिप्लिनरी जो कैंसर केयर है, वो अभी प्लेस में नहीं है, और इट्स विल बी लाइक ड्रीम टू थिंक अबाउट दिस अभी तक। और मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले समय में कितनी प्रोग्रेस होगी और कौन ये करेगा। बट कैंसर गरीब लोगों की बीमारी नहीं है, और मे बी कई लोग को बुरा लग जाए, बट मैं पूरी निष्पक्षता से कहूँगा कि कैंसर केयर आसान नहीं है। इवन जो लोग जिनके पास मतलब मिडिल क्लास फैमिली भी ना, शायद इसके इलाज के लिए अपने संसाधनों को पूरा यूज़ कर पाएगी, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है कि ये लोगों को ना, मिडिल क्लास फैमिली को गरीबी में सबसे ज़्यादा धकेलता है। तो अब समय आ गया है कि कैंसर सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई फैमिली नहीं है या कोई आस-पास में आपकी ऐसे है नहीं, जहाँ पे कैंसर ने अपने पाँव नहीं पसारे हैं। सो हमें और सजग रहने की ज़रूरत है, और हमें और अपने नॉलेज को और एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, और ये सबके लिए इंक्लूडिंग मी।
तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि क्योंकि काफ़ी लोगों का डायग्नोज़ ही नहीं हो पाता होगा रूरल इंडिया में, व्हिच मीन्स कि अगर हम 14 लाख एक साल केस की बात कर रहे हैं, तो वो शायद अंडर एस्टिमेशन ही होगा, क्योंकि काफ़ी लोग होंगे स्पेशली इन रूरल इंडिया जिनका डायग्नोज़ ही नहीं हो पाता होगा कैंसर। हाँ, 14 लाख देखिए हमने जो हमारी कैंसर रजिस्ट्री सिस्टम है, उनको अकाउंट में लेके हम उसी को डेटा जो है वो उसी के अनुसार डेटा प्रिपेयर करते हैं। सो वो जी, एग्ज़ैक्ट नंबर तो होता नहीं है, वो उसी अनुसार एक्सट्रापोलेशन होता है डेटा का। सो क्योंकि कैंसर अच्छा, रजिस्ट्री का जो एक्सेस है इंडिया में 10% है। समझ लीजिए इंडिया की ओह! पॉपुलेशन का 10% कैंसर रजिस्ट्री का एक्सेस है। सो स्टिल 90% पॉपुलेशन आर नॉट काउंटेड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस। सो इट्स एक्सट्रापोलेशन। सो सही चीज़ अब नॉर्थ ईस्ट में हमें सही चीज़ वहाँ का कैंसर रजिस्ट्री बहुत ही स्ट्रेंथन है। सो ऑलमोस्ट वी नो अबाउट द रियल रियल फिगर अबाउट दिस। सो ओके, वो भी रजिस्ट्री का भी एक्सपेंशन होना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस हम अपने प्रॉब्लम को पूरी तरह से आँक नहीं पाएँगे, हम लोग एक इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ पाएँगे। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन जो है ना, वो उसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहिए बिकॉज़ कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम में आपको बहुत टाइम चाहिए होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने की बात करेंगे, तो 10 से 15 साल लगते हैं। और मुझे लगता है कि इस फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड में 10 से 15 साल शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए किसी के पास नहीं है। टोबैको कंट्रोल पे भी आप काफ़ी काम करते हैं एंड हम लोग भी देखते हैं हमारी यंगर जनरेशन जो है, मुझे बहुत दुःख होता है मैं जब बाहर निकलती हूँ, यंग बच्चे हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं, उसको कूल समझा जाता है। एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू अवर यूथ, टू अवर पॉपुलेशन की क्यों ज़रूरी है उनके लिए टोबैको हर तरह का, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, उससे दूर रहें? एनी मैसेज फॉर अवर मैम, यूथ? मुझे लगता है कि जब उनको बिमल जो पान मसाले का ऐड शाहरुख खान, सलमान खान और अजय देवगन करते हैं, तो मुझे लगता है वो डॉक्टर अभिषेक शंकर की बात तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। सो वी नीड अ काउंटर मार्केटिंग अप्रोच। या अगर अमिताभ बच्चन जी तैयार होते हैं या आप लोग उनको तैयार कीजिए कि वो जी, टोबैको के अगेंस्ट लोगों को, यूथ को कहें कि इसके क्या-क्या नुकसान है और आप ये बिल्कुल नहीं करें। और मतलब गवर्नमेंट जो है वो डीमार्केटिंग अप्रोच की तरह काम करती है, टैक्सेस बढ़ाती है, एक्सेस कम करती है, बट मुझे लगता है काउंटर मार्केटिंग जो अप्रोच है वो नीड है टोबैको कंट्रोल के लिए। और अगेन बिहेवियरल थेरेपी अगेन टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगता है आप स्कूल लेवल पे, बाकी लेवल पे। सो कूल समझने के लिए दे हैव अ फॉलोइंग। अगर अभी नीरज करेक्ट, चोपड़ा हैं, आज के दिन में अगर नीरज चोपड़ा कहेंगे टोबैको आपको नहीं लेना है, तो मुझे लगता है इंडिया के यूथ और जो मिडल एजेड पीपल हैं दे विल बी इम्प्रेस्ड विद दैट बिकॉज़ ही इज़ हीरो, ही इज़ आवर राइट, हीरो। सो हमें उन लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के लिए बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बनाए, मुझे लगता है टोबैको के लिए इस तरह के लोगों को ये बताने के लिए आप टोबैको का सेवन नहीं करें, उसके लिए मुझे लगता है बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर चाहिए। और जहाँ-जहाँ पे ज़्यादा यूज़ेज़ हैं, वहाँ पे लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। और मुझे लगता है आप हर एक वो चीज़ें यूज़ करें, जिससे आप लोगों को ये समझा सकें कि टोबैको आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिषेक, आज आप हमारे साथ गाँव कैफ़े में जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने कैंसर केयर, कैंसर पेशेंट्स, किस तरह का कैंसर बढ़ रहा है, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, अर्ली स्क्रीनिंग कर सकते हैं, वैक्सीन लेना कैंसर पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है और वो सेफ़ली ले सकते हैं। इस सब की आपने हमें जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने थैंक के यू लिए। सो मच, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक बहुत यू, शुक्रिया आपका डॉक्टर अभिषेक। थैंक थैंक यू। यू।